बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का खुसूसी मौका ईद कुर्बान है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद भरपूर तरीके से इंजॉय करें। इंजॉय करने की बात हो तो खुराक सबसे बड़ी इंजॉयमेंट हमारी नजर आता है। और फिर ये कि गोश्त है। अब मसला ये है कि हम गोश्त खाते हैं, कई मसाइल इससे जन्म ले सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, इसको पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त फूड एक्सपर्ट जनाब शहजाद बसरा साहब हैं। आप सब इनको देखते रहते हैं, ही इज अ सेंसेशन ऑन सोशल मीडिया और ऑर्गेनिक डाइट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और आपको भी और सब देखने सुनने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बसरा साहब ये बताएं कि ये ईद के मौके पर सबसे ज्यादा क्या चीज है जिसकी हमें एहतियात करनी चाहिए, खुराक लेते हुए खाते हुए कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखें, दो चीजें ऐसी हैं कि जिनको देख के तो हर कोई, खासतौर पे हमारे खित्ते के लोग जो है ना, वो अपना होशो हवास खो बैठते हैं खाने वाली चीजों में। एक उसमें फिश और दूसरा मटन खास तौर पे। और वो इतना खुला और इतना ज्यादा वाफर मकदार में, और अनवाह अक़साम की उसकी डिशें जब मिलती हैं और वो जानवर भी सेहतमंद होते हैं, तो वो फिर हाथ रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें देखिए, लोग तो जैसे भी खाते हैं, हमने तो उन्हें ये थोड़ा सा डराना नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझाना है कि जी। आप गोश्त एक टाइम पे 20 से 25 ग्राम, एक आम बंदा जो कि खिलाड़ी नहीं है, एथलीट नहीं है, वो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक खाने में ले, उसके लिए ठीक है। सही। और ये जब हम गोश्त की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा वो 4 से 5 छोटी बोटियां बनेगी, वो कि जिसमें उसका ये खाना पूरा हो जाता है, उसकी ये अच्छा। प्रोटीन पूरी हो जाती है। जी बस हाँ। चार से और पांच बूटियां उसमें काफी हैं। जी जी, और उसके अलावा उसने अगर साथ रायता दही लिया है, साथ रोटी है, बाकी चीजें हैं, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत प्रोटीन आ रही है, बाकी चावल भी भी आ साथ रही है। ले रहे होते हैं। वो हर चीज है। तो अब मसला ये है कि जब हम ज्यादा गोश्त खाते हैं, तो ज्यादा गोश्त खाने से फौरी तौर पे हमारे कोई मसल नहीं, वो फौरन जाकर ही लग जाना, उसने हमारे कोई बाइसेप्स नहीं बन जाने, हमारे कोई ये बहुत खूबसूरत उसने फौरन तौर पे नहीं बन जाना। वो तो जी। एक रेगुलर अमल है कि आप एक्सरसाइज करते हो, मसल तोड़ते हो जिम में, फिर साथ प्रोटीन लेते हो, फिर ऐसे बनते हैं। ये जो अचानक से हम खाते हैं ना, इसमें मसल नहीं बनने, ना हमारी को इम्यूनिटी बढ़ जानी, इसमें 4 5 बीमारियां आ सकती हैं। अगर हमारा मैदा कमजोर है, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों का मैदा कमजोर है, आईबीएस का शिकार है, पहले ही वो डायरिया और कॉन्स्टिपेटेड और मुख्तलिफ इश्यूज है, तो जब वो ये ज्यादा खाते हैं और उसमें गोश्त का बड़ा पार्ट है, तो एक तो उन्हें उनका एसिड ही पूरा नहीं होता, उन्हें डाइजेस्ट करने के बहुत दिक्कत आती है। तो वो जी। डायरिया हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये तो ज्यादातर, उसके बाद अस्पताल भी भर जाते हैं। बाकी लोग खुद से मैनेज कर लेते हैं, ये होता बहुत है। फिर ये है कि बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता, तो कि वो किडनी के पेशेंट हैं, जब वो ज्यादा गोश्त खाते हैं कुछ दिन, तो उसमें उनको ज्यादा, चूंकि गोश्त जो है ना, वो इतनी प्रोटीन जिस्म की जरूरत नहीं होती, तो वो जिस्म उसको फिर यूरिया में बना देता है। अब वो जो यूरिया है, वो जिस्म ने कहाँ से निकालना है, तो वो निकालने के लिए फिर किडनी का जोर लगता है, और फिर किडनी और खराब हो जाती है, और ईद के बाद पता चलता है वो तो सीकीडे के पेशेंट है। कुछ लोगों का फिर फैटी लिवर पहले ही है, वो और बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, वो आमतौर पे वो गोश्त से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो चर्बी इतनी ज्यादा साथ खा ले, क्वांटिटी मीठा साथ इतना खा लेते हैं, ओवरऑल जो मील खाते हैं उससे वो प्रॉब्लम आ जाता है। आर्थराइटिस, गठिया के प्रॉब्लम है, वो बहुत लोगों को हो जाते हैं। तो दांतों के बेशुमार प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये ज्यादा खाने से ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ज्यादा लोग ये देखें, पहले क्या होता था, फ्रिज नहीं होते थे ना, तो जो सही। गोश्त होता था आपने उसी दिन उसको खाना पकाना है, वो थोड़ा बहुत प्रिजर्व किसी तरीके से ड्राई कर करना है, बाकायदा वो मजबूरी थी। अब आपको क्या मजबूरी है, आपके पास फ्रिज है, फ्रीजर है, आप उसकी क्वांटिटी में खाएं, बाकी को थोड़ा 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 करके खाएं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी जान भी बढ़ेगी, आपको सब कुछ बढ़ेगा। तो उसको वाह। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, खाने से मना नहीं है, लेकिन जी। आप उसकी थोड़ा इक़्तिदार में रह जाएं। बहुत खूब। और जिस तरह आपने बताया था कि आप हर चीज खा सकते हैं लेकिन इत्तेदाल के साथ। एक तो ये कि जी डिश जितनी पड़ी है आप जरूर सारी ट्राई करें, लेकिन जब खा लिया तो आपने एक हाजमे का नुस्खा बड़ा जबरदस्त बताया था, वो भी बताइएगा। और फिर आगे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ खुराक में जो चीजें इस्तेमाल होती है, मसाला बनाया जाता है, उसको भी आप बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छा होता है। लेकिन पहले बताएं कि वो
एक खास कावा आपने बताया था, वो तो जरा हमें रेसिपी बता दीजिए कि जो हाजमा हमारा बेहतर कर दे। देखिए, दो चीजें उसमें। पहली चीज ये है कि जो ये प्रोटीन है ना, ये इसने स्टमक में जाके ग्राइंड होना है और इंटेस्टाइन में जाके उसने फिर एब्जॉर्ब होना है। बाकी जो हम कार्ब खाते हैं ना, ये रोटी चावल वगैरह, मीठा वगैरह, वो तो मुंह के अंदर, सलाइवा के अंदर, यहाँ भी एंजाइम है, यहाँ से हजम होना शुरू हो जाता है। वो तो जो फैट है उसका भी अपना एक सिस्टम है कि वो फौरन फैट ज्यादा खाया तो वो पित्ते ने फौरी तौर पे वो सारे एंजाइम दिए और सब कुछ बाइल दिया और डाइजेस्ट हो गया। अब ये किधर जाए प्रोटीन? प्रोटीन को एसिड चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो आमतौर पे लोग जिनकी उम्र 40-50 से ज्यादा है, उनका एसिड ही कम हो गया होता है। आईबीएस वालों को एसिड कम है। एक थे, अगर तो आप अल्सर के मरीज नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी ऑर्गेनिक विनेगर जो है ना, वो उसका इस इन दिनों में इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर लें। वो सैलड के अंदर आप शामिल कर सकते हैं या पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं, उससे आपकी पीएच बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे किचन में चीजें रखी हैं जिसमें सौंफ, अजवाइन, पुदीना, बादियान, ये चीजें हैं। सौंफ, पुदीना, अजवाइन, बादियान। पुदीना खुश्क ले लें, ताजा ले लें। अगर खुश्क होगा तो उसके वो पाउडर बना कर रख लेंगे। बाकी सारी चीजें हम वजन ले लें, अजवाइन थोड़ी कम डाल लें। अब ये सारी चीजें कूट के रख लें, इनका कहवा पिएं, तो वो आपको जो ब्लॉटिंग के और डाइजेशन के बाकी प्रॉब्लम है, या इसको फक्की के तौर पे इस्तेमाल करें तो बड़ा फाका होगा। ठीक, ये तो जबरदस्त आपने बता दिया। अच्छा, जब भी हम बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ज़ाहिर है कुर्बानी के बाद कहीं से आ रहा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के जिन्होंने की, उन सबको हम जरूर शामिल करें, तो ताकि ये बड़ा एक बेहतरीन मौका है कि सबकी ये डाइट पूरी हो सके। जिस तरह आपने बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गोश्त हमारी एक बैलेंस डाइट के लिए, तो उसको बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे हम और ज़्यादा उसका मज़ा भी इंजॉय करें, ज़्यादा हमें टेस्ट भी नजर आए और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो। देखिए, एक तो ना वेस्ट में बहुत सारी जगह पे ना वो लोग ना एयर फ्रायर बहुत यूज करते हैं, शैलो फ्राइंग, स्टिर फ्राइंग, बेकिंग, वो चीज ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन हम तो बड़ा भून के और ठीक ठाक पका के खाने के आदी हैं। तो एक तो इसको ठीक पकाना चाहिए, वो रवायती हमारा जो तरीका है, गोश्त को खूब गलाना वो जरूरी है। और गोश्त का सख्त रेशे हरगिज ना रहने दें। उसको आप अच्छी तरह भूनें, पानी डाल के गलाएं। अगर जरूरत पड़ी तो पपीता कच्चा उसके अंदर डाल लें। आप अच्छा। ये बिल्कुल करें ताकि उसको सॉफ्ट करें, सॉफ्ट करके, ताकि, क्योंकि हमारे जो दांत है ना, ये यही मुंह में के अंदर लगे हुए हैं, मैदे के अंदर दांत नहीं लगे हुए। तो वाह। वो जो, अगर आपने सख्त गोश्त खा लिया तो आधा खाया आधा वैसे आगे चला गया, तो हमारे मैदे को तो फिर बहुत डबल काम करना पड़ेगा ना, उसके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो वो उसको बहुत चबा के स्लोली खाएं। अच्छा, अब उसमें ये जो हमारा होता है ना, लहसुन, अदरक, प्याज, और फिर हम मसाले डालते हैं, ये सारे हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। अब ठीक। दुनिया सारी, तो आपने कोरोना के बाद देखा कि अब वो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अदरक का कावा पिए, आप लहसुन खाएं, दालचीनी लें, लौंग लें। यानी वो चीजें सारी जो हम ऑलरेडी हंडिया में डालते हैं, वो सारी उसको आप अलहदा से एज ए स्पाइस, एज ए हर्ब उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी है, लेकिन उनका जरूर से ज्यादा जब मिर्च मसाला डालेंगे तो फिर वो जलन करेगा, फिर वो बाकी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो वो उसकी क्वांटिटी रखें, वो गलाएं, खूब गलाएं। अच्छा, इसमें एक बहुत सारी चीज होती है कि आप उसको, फॉर एग्जाम्पल बारबेक्यू एक बड़ी पसंदीदा चीज है, उसकी बड़ी महफिलें होती हैं रात को ईदैन में। तो उसमें बारबेक्यू में सब कुछ करें, अच्छा मैरिनेट करें इन चीजों के साथ, लहसुन अदरक वगैरह लगाएं। सिर्फ कोशिश करें कि जलाएं नहीं। कि जो गोश्त जलता है ना, तो उसके अंदर वो मिलर रिएक्शन और वो सारा वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें एक्रेलामाइड बढ़ जाता है, जो जला हुआ गोश्त है। तो कोशिश करें कि उसको हल्की आंच पे या दूर वाली आंच के ऊपर उसको पका के वो भी करें, और खाएं उतना जितना आपका मैदा जो है ना। और एक ज़हन में जरूर रख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी सुन्नत मुबारक थी कि अभी भूख होती थी तो छोड़ देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें सिर्फ और पूछनी है आपसे। एक तो कब तक फ्रीज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ मिथ्स भी हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। और दूसरा ये कि कौन सा गोश्त सबसे बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं, तो सेहतमंद मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि बीफ तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इस तरह ऊंट का गोश्त, ये भी लोग कहते हैं नहीं जी, ये तो हम हजम नहीं कर सकेंगे। तीसरी चीज ये भी बता दीजिएगा कि मटन में या जो भी जानवर का रहे हैं, उसका सबसे बेहतरीन, एक बहस चलती है कि
कलेजी अच्छी है, पिपरा अच्छा है, दस्ती का गोश्त है, रान का है, गर्दन का बहुत अच्छा होता है कि उसको उसका आप सूप बनाएं, शोरबा बनाएं। तो ये कोई खास होता है कि कौन सा गोश्त सबसे अच्छा है? और ये भी ऊंट और बीफ और इसके वाले से बता दीजिएगा। बाद में अगले सवाल भी फिर आएंगे फ्रीज की तरफ। देखिए जी, जो ये गोश्त है ना, एक तो ये सुपर फूड है। ये इसके अंदर एक विटामिन सी नहीं है, दूसरा फाइबर नहीं है। इसके अलावा तो तकरीबन हर चीज गोश्त के अंदर मौजूद है। तो अगर इसके ऊपर भी आप जिंदा रह सकते हैं। थोड़ा सा साथ आप सैलड ले लें तो उसमें फाइबर भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा। तो ये एक मुकम्मल खुराक है और बेहतरीन खुराक है। और उसमें जो सबसे आला दर्जे की खुराक है ना, वो बीफ है। सबसे वो मटन से भी बेहतर है इवन। अगर उसकी सारी आप प्रोफाइल देखें, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देखें, खास तौर पे हमारे यहाँ आयरन जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो रही है इस खित्ते में। उसकी रीजन ये है कि हम अगर गोश्त खाते भी है तो चिकन खाते हैं जो पुअर सोर्स है। फिर सब्जियां लेते हैं, उसके अंदर भी जिंक और आयरन हमें बहुत थोड़ा मिलता है। लेकिन जो लोग मटन या बीफ खाते हैं उनके अंदर जिंक की कमी नहीं होती। और उनके अंदर एक जिसे हम नॉन हीम आयरन कहते हैं ना, वो होता है सब्जियों दालों में। एक हीम आयरन होता है, वो गोश्त के अंदर होता है। और वो खास तौर पे मटन और बीफ के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो थोड़ा सा भी मिल जाए तो हमारा आयरन पूरा हो जाता है। अच्छा, अब जो है कि इसका कौन सा हिस्सा, देखें कुछ हिस्से होते हैं सख्त वाला गोश्त। तो जो सख्त वाला गोश्त है ना, वो होता है आप उसे शामिया व कीमा बनाने के लिए, शामिया बनाने के लिए वहां यूज करें। अगर वो सख्त वाले पार्ट्स हैं, जैसे वो ये रान का है, तो उसको या तो बहुत गला गलू के रान बनाई जा उसका अलहदा से की जाती है, या उसमें आप कीमा बना के शामिया वगैरह बना लें, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो दस्ती का गोश्त है या पुट का गोश्त जिसे कहते हैं, ये सॉफ्ट गोश्त है। और ये इजीली गल जाते हैं। और आपकी सब्जी के साथ, जैसे वो हमारे जो खान साहबान है वो जब कुर्बान जाते हैं करेले गोश्त पे, तो उसमें वो खास तौर पे जो पुट का गोश्त है ना वो डालते हैं वो करेलों के साथ, और उसको वो बहुत एंजॉय करते हैं। ये दस्ती जो है ना आमतौर पे पसंद की जाती है। तो ये गोश्त सारा है वो उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क तो होता है, उसके टेक्सचर का भी, उसके जायके का भी, और उसकी न्यूट्रिशन का भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। और दूसरा, जब आप उसे पकाते हैं तो उसके साथ जो चर्बी है ना, वो आप जो भी कुकिंग ऑयल डाल, वो कुकिंग ऑयल से बेहतर है। अगर तो देसी घी आपके पास है थोड़ा सा, ज्यादा तो यूज करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ये जो लोगों को डराया हुआ था ना इससे, चर्बी से और घी से, वो सारा गलत था। वो साइंटिस्टों ने नहीं डराया था। साइंटिस्टों ने कभी नहीं कहा कि देसी घी बुरा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। साइंटिस्टों ने कभी नहीं कहा कि कोलेस्ट्रॉल बीमारी, साइंटिस्टों ने नहीं कहा। ये तो जी फार्मा कंपनियों ने और दूसरों ने, जो प्रोपेगेंडा था, कंपनियां, वो मीडिया उनके पास आ, उसके ऊपर शोर मचा के उन्होंने कह दिया। वो सारा, वो मेडिकल शोबे को भी उन्होंने दवाइयां बेचने के लिए वो सारा कर दिया। साइंटिस्ट तो बेचारे तो कभी आज तक नहीं कहा कि कोलेस्ट्रॉल और देसी घी बुरा है। वो तो अब साइंटिस्ट खुद आ गए मीडिया के ऊपर बता रहे शुरू कि हमने बताया कब का है, हम तो बड़ी ये रिसर्च है, हम तो कह रहे हैं हमेशा से अच्छा है। तो जी। वो तो अच्छा है। अब ये जो सात चर्बी है ये भी बुरी नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। तो अगर आपने कोई घी डालना है, उसकी बजाय उसी चर्बी में पका लें तो वो ज्यादा अच्छा है। वो चर्बी का आपको फ्लेवर चूंकि मैं आती नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो उसमें कोई लहसुन अदरक वगैरह ज्यादा यूज कर ले ताकि उसका फ्लेवर बेहतर हो जाए। जी। अच्छा, इसी तरह ये आपने बड़ा जबरदस्त हमें एक रिसर्च के बारे में बता दिया कि जिस तरह अंडे का भी कहते थे कि जी वो जर्दी ना खाएं, अब वो भी मिथ कहते हैं खत्म हो चुकी है, बस वही कि मिकदार अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्यों मना करते हैं कि जी बीफ ना खाएं और ऊंट का गोश्त मत खाएं? देखिए, आमतौर पे ना हमारे खित्ते के अंदर ना वो हिंदू कल्चर बड़ा डोमिनेट था। तो उसमें वो गौ माता और सारा, उसमें उन्होंने वो इतना ज्यादा वो डरा दिया, कर दिया। फिर उसका एक शिकार हो के, उस प्रोपेगेंडे का भी शिकार हो के लोग आ गए कि सबसे पहले वो लोगों ने ये वो मना करना है। दूसरा ये कि जिन लोगों को ये फिशर का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो कि मिर्च मसाले ज्यादा खाए जाते हैं, तो उसमें भी लोगों को ये पाइल्स का मसला हो जाता है। तो अच्छा, फिर ये कि इसके साथ मीठा, इस खित्ते में लोग, अब देहात में भी अब भी जाए ना, वो बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा फ्राइड वाली चीज ये खाएंगे। वो अब भी वो खाते हैं नमक का, और बहुत। अब जब ये चीजें ज्यादा खाई जाती हैं तो वो आपको ना यूरिक एसिड भी बढ़ाती हैं। अब एक दफा यूरिक एसिड बढ़ गया, अब आप बीफ खाएंगे ना तो फिर उसका यूरिक एसिड को और तकलीफ देगा। लेकिन रूटीन में आप खाएंगे तो कुछ नहीं होता। तो उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कि शायद यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, शायद उसमें वो पाइल्स का मसला बन जाएगा, और उसके साथ शायद गंठिया हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अब साबित हो चुका है
कि वो चीनी और मीठा जो है ना वो ज्यादा कल्परेट है इससे। तो आप उनको बंद करें और इनको नॉर्मल अपने खाने का पार्ट बनाएं, तो ये बुरे नहीं है। इवन कोलेस्ट्रोल भी कोई बीमारी नहीं है, और उसमें भी या दिल के मरीज भी इवन मटन और बीफ खा सकते हैं लिमिट में, लेकिन जाहिर है उनकी क्वांटिटी थोड़ी होगी, फैट उसमें थोड़ा नॉर्मल होगा, कुछ नहीं। एक आपने सवाल पूछा था कि गोश्त को कब तक स्टोर कर जी सकते हैं, जी जी, वो बिल्कुल बातों फ्रीज में रह गया। लास्ट, जी जी। देखिए, पहले फ्रिज नहीं होते थे तो आपने उसी दिन खाना है उसी दिन तकसीम करना है। तो अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि हमने उसी दिन खाना है। आप खाएं, पहले दिन भी खाएं, मना कौन कर रहा है, लेकिन ये कि लिमिट पे खाएं, बाकी जो है ना उसको फ्रीज कर ले और आहिस्ता आहिस्ता रखें। अगर आपका फ्रीजर सही काम करता है, आपकी बिजली बहुत ज्यादा बंद नहीं होती, और उसमें अच्छा है, तो जिपर में रख के, वैसे तो -18 के ऊपर रख के पूरा 1 साल यानी अगली ईद तक भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपने रखना क्यों इतनी देर, महीना हम्म, 1.5 महीना मैक्सिमम अपने हिस्से का। देखिए, जो बांटना था वो आपने बांट दिया, बात और तकसीम करें, खिलाएं लोगों को, लेकिन आपका जो अपना हिस्सा है वो आपका राइट है, बिल्कुल आप सही। उसको रख सकते हैं। और बजाय कि बीमार होने के गलत तरीके से खाने के, आपको आहिस्ता आहिस्ता महीने में 4-5 दफा खा लें, तो वो आपके लिए बेहतरीन है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कीमा बना दिया या पका लिया, फिर उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। ओके, अच्छा अच्छा, अगर वो कच्चा है, पका नहीं हुआ, फिर उसकी लाइफ है, वो भी अच्छा फ्रीज अगर हुआ आपने हुआ। कीमा बना दिया ना, कीमा बना दिया ना, तो फिर सालन उसकी बना लिया। शेल्फ लाइफ कीमा से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने पका लिया है, जैसे शामिया बना दिए, सालन पका कर रख लिया, फिर 2 से 3 माह से ज्यादा, वो भी अगर आपकी कहीं वहां पे थाई नहीं होती, बिजली लंबी बंद नहीं होती। अब देखिए, बिजली अगर थोड़ी देर बंद हो भी जाए और उसमें आपका फ्रीजर ठीक काम कर रहा है और उसमें आपका गोश्त नरम नहीं हुआ, तो वो ठीक है। लेकिन जब गोश्त नरम हो गया ना, अब उसको निकाल लें, पका लें, यूज कर लें, दे लें, फिर दोबारा मत रखें उसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। और देखने वालों को मैं बता दूं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह शहजाद बसरा साहब से हम एक तफसीली पॉडकास्ट की गुजारिश कर चुके हैं। तो जो ही इनको टाइम मिलेगा, इनकी अपनी मसरूफियत होती है, तो हम इंशाल्लाह तफसीली पॉडकास्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम तमाम जो हमारी रोजाना की रूटीन है खुराक की, उसकी बात करेंगे। चाय कॉफी भी है उसमें, उसमें फल भी है, उसमें मीठा अगर लेना है किस तरह लेना है, बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और अगर बीमार है तो इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से भी शहजाद बसरा साहब का बड़ा जबरदस्त काम है। और खुद भी ये ऑर्गेनिक फूड को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब, थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया।